Today we will discuss on the topic neurocystic sarcosis. Let's have a look on the content of neurocystic sarcosis. An introduction about neurocystic sarcosis, which contains definition also, types of NCC, causes of NCC, habitat of Taenia solium, host of Taenia solium, infective stage, life cycle of Taenia solium, sign and symptom, diagnosis, lab diagnosis, treatment, complications एंड प्रिवेंशन ऑफ एनसीसी। टाइप्स के अंदर हम लोग देखेंगे पेरेन्काइमल, सबअर्कनॉइड, इंटरवेंट्रिकुलर, स्पाइनल और ऑकुलर सिस्टिक सर्कोसिस। होस्ट, टू टाइप ऑफ होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस जिसको एनसीसी भी बोलते हैं, यह जो होता है एक टेपवॉर्म इन्फेक्शन है जो कि टेनिया सोलियम के से होता है। टेनिया सोलियम एक तरीके का एक तरह का पैरासाइट है, जो कि इसका जो लार्वल स्टेज जो होता है ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और एनसीसी को कॉज करता है। तो यह एक टेपवॉर्म इन्फेक्शन है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है, उसके साथ मसल्स और अदर टिश्यूज को भी ये अफेक्ट करता है। ये जो सिस्टिक सर्कोसिस के फॉर्म में होता है और ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है सीएनएस का, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ये 4 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमल, सबअर्कनॉइड, इंटरवेंट्रिकुलर, स्पाइनल। और पेरेन्काइमल एनसीसी, पेरेन्काइमल एनसीसी जो होता है हेडेक, सीजर, बिहेवियरल चेंजर और हाइड्रोसेफेलस से एसोसिएट होता है, मतलब मिलता जुलता होता है। अब देखते हैं हम सबअर्कनॉइड। सबअर्कनॉइड जो होते हैं ये एसोसिएट होता है ब्रेन के क्रोनिक इन्फ्लामेशन से, ब्रेन कवरिंग के, जिसमें कि मेनिंजेस आते हैं, जिसमें हेडेक और हाइड्रोसेफेलस से होता है। अब हम देखते हैं इंटरवेंट्रिकुलर। इंटरवेंट्रिकुलर नाम से ही पता चल रहा है वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल्स में होगा। यह जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस को काउज करता है और इस फॉर्म ऑफ सिस्टिक सर्कोसिस को रेसनोज सिस्टिक सर्कोसिस भी बोलते हैं। और इस रेसनोज सिस्टिक सर्कोसिस में सिस्ट होता है ब्रेन के बेस में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से कोमा और कई मेंटल डिटोरिएशन और कई तरह के लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। ये इंटरवेंट्रिकुलर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के ये इमेजेज रहे। अब हम बात करेंगे स्पाइनल की। स्पाइनल नाम से पता चल रहा है ये स्पाइन में होगा। ये जो होता है रेयर केस में होता है, और इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसका रिजल्ट फॉर्म होता है वो मेनिंजाइटिस और स्पाइनल कॉर्ड को कॉम्प्रेशन में होता है। अब हम देखते हैं ऑकुलर सिस्टिक सर्कोसिस। एक मैंने अलग से ऐड किया ऑकुलर सिस्टिक सर्कोसिस। ये जो ऑकुलर सिस्टिक सर्कोसिस होता है नाम से ही पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू आई। तो इसमें जो होता है इसका जो सिस्ट होता है वो आँख में होता है, और ये जो होता है इसमें आई पेन हो सकता है, लॉस ऑफ विजन मतलब दिखना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। इसमें जो नर्व होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है आँखों में। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सिस्ट दिख रहा है, जिसको जो ऑकुलर सिस्टिक सर्कोसिस है। कॉजेज ऑफ एनसीसी, मतलब कि एनसीसी क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है। इसका जो मोस्ट कॉमन काउज है पॉक टेपवॉर्म होता है, जो कि टीनिया सोलियम। मोस्ट कॉमन काउज इसका होता है टीनिया सोलियम। दूसरा होता है कंज्यूमिंग अंडर कुक्ड फूड, मतलब खाना सही से अगर नहीं पका हुआ होता है तो उसकी वजह से भी होता है। या फिर कंटामिनेटेड वाटर जिसमें टीनिया सोलियम के एग्स और लार्वा प्रेजेंट होते हैं। पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस की वजह से होता है। और इसका जो टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम का हैबिटेट कहाँ होता है, मतलब टीनिया सोलियम जो होता है इसके जो लार्वा होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसका लार्वा मेन में प्रेजेंट होता है, मेन के स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजनम में प्रेजेंट होता है इसका लार्वा। ये है टीनिया सोलियम, जिसको पॉक टेप बॉम्ब भी बोलते हैं हम लोग। टीनिया सोलियम को हम लोग पॉक टेप बॉम्ब भी बोलते हैं। इसके होस्ट, ये जो टीनिया सोलियम जो होता है प्लेटीहेलमिन्थेस के क्लास सिस्टोडा से मिलता है, जिसमें जो कि डाइजेस्टिक और पैरासिटिक होता है। तो ये डाइजेस्टिक और पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ साइकिल जो है 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो 2 होस्ट में आते हैं, डेफिनेटिव होस्ट होता है, और दूसरा जो होता है इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो डेफिनेटिव होस्ट के अंदर मैन आते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर पिग आता है। तो वही है, डेफिनेटिव होस्ट के अंदर मैन आता है और इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर पिग आता है। वही है, पिग आर द इंटरमीडिएट होस्ट एंड हार्वेस्ट ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ द वॉर्म। इसमें वॉर्म का लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। और जो टीनिया है, जब बात करते हैं हम लोग टीनिया की, तो ये जो टीनिया है, टीनिया के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स हैं इसके। बेसिकली हम लोग 2 तरह से देखते हैं, टीनिया सोलियम, बेसिकली 2 ही देखते हैं, टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा। तो सोलियम और सैजिनेटा ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता है ये दोनों। इसके कई तरह, इसके फीचर्स भी कई मिलते जुलते हैं, और इसके जो लाइफ साइकिल है वो भी मिलता जुलता है दोनों का, सोलियम और सैजिनेटा का। सोलियम और सैजिनेटा में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ ये अभी बता रहा हूँ। अभी सोलियम और सैजिनेटा में जो डिफरेंस होता है, तो सोलियम में जो होता है सोलियम के स्कॉलेक्स में रोस्टेलम और हुक्स प्रेजेंट होता है, और सैजिनेटा के स्कॉलेक्स में रोस्टेलम और हुक्स एब्सेंट होता है। जो सैजिनेटा होता है, सैजिनेटा का जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है सोलियम से। तो अभी इसका इन्फेक्टिव स्टेज देखते हैं टीनिया सोलियम का, जो कि सिस्टिक सेलुलोजे बोलते हैं इसको, जो कि लार्वल स्टेज में होता है, और यही ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है ह्यूमन में। जितने भी हम जितने भी हम लोग अनहाइजीनिक चीज़ें खाते हैं उसमें भी इन्हीं का रोल होता है, और यही हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहीं पे काउज करते हैं। हाँ, ये रहा मॉर्फोलॉजी। अभी जो मैं बता रहा था टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा के बीच में जो डिफरेंस बता रहा था, रोस्टेलम और हुकर्स, स्कॉलेक्स में रोस्टेलम और हुकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो रोस्टेलम से, ये रहा रोस्टेलम, ये टीनिया सोलियम का मॉर्फोलॉजिकल इमेज है। ये जो टीनिया सोलियम होता है ये बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जाते हैं। इसमें जो होता है तो अडल्ट जो टीनिया सोलियम होता है, जिससे जायगोट बनता है और उससे एक्स कैप्सूल बनते हैं, फिर उस एक्स से लार्वा बनता है, और लार्वा से लार्वल सिस्ट बनता है, और उस लार्वल सिस्ट उसमें प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं हमारे खाने में, और वो खाना हम खाते हैं, और फिर वही फीकल मैटर, फिर वही खाना डाइजेस्ट हो गया, फिर फीकल मैटर के थ्रू फिर आता है, और फिर वही पिग में जाता है, पिग उसी को फिर वो करता है। अब डिटेल में ये इसकी जो इमेज जो देख रहे हैं, ये इसकी लाइफ साइकिल की इमेज है। तो इसके लाइफ साइकिल में देखते हैं, अभी बताया था जैसे टीनिया सोलियम के लार्वल स्टेज होता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो अब देखते हैं ज़्यादातर केसेज में देखते हैं जो टीनिया सोलियम होता है ज़्यादा असर नहीं दिखाता है। ये काफ़ी लोगों में प्रेजेंट होता है, पर उतना ज़्यादा असर नहीं दिखाता है। जब वे फीकल मैटर पास करते हैं तो उसमें इसका सिस्ट प्रेजेंट होता है, और ज़्यादातर केसेज में जो खुले में फीकल मैटर पास करते हैं तो बरसात के पानी से एक से दूसरे जगह वो जो फीकल मैटर है वो चला जाता है, और ये वेजिटेबल्स और पानी को अफेक्ट करता है। जैसे नदी के पानी हो गए, तालाब के पानी हो गए, तो इन चीज़ों के अफेक्ट करता है,
और इस वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा है बंद गोभी, जिसको कैबेज बोलते हैं, कैबेज को अफेक्ट करता है। इसमें इसके सिस्ट जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। इसका ट्रांसमिशन जो होता है टीनिया सोलियम का जो ट्रांसमिशन होता है बस फीकल ओरल रूट ही होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति फीकल मैटर पास करता है तो सही से हैंड वॉश नहीं करता है तो उसके हाथों में सिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, और उसी हाथों से वह किसी को कुछ भी चीज़ देता है और तो इस प्रोसेस से वो जो सिस्टिक सर्कोसिस है एक से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट हो सकता है। कंटामिनेटेड वाटर जैसे अभी बताया, फिकल मैटर खुले में हम पास, कोई भी व्यक्ति पास करता है खुले में, अगर फिकल मैटर पास करता है तो बरसात के पानी से वो एक से दूसरे जगह वो चला जाता है। तो ये नदी, तालाब, झील वगैरह में से झील वगैरह को के पानी को अफेक्ट करता है, और वो पानी जो होता है कंटामिनेट होता है, और कई सारे गांव वगैरह में देखा जाता है कि वही पानी लोग पीते हैं। तो इससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। और भी कई सारे देखते हैं कि अगर सही पानी नहीं पिए, कहीं भी अनहाइजीनिक फूड खा लिए, या फिर देखें तो पानी कहीं भी पी लेते हैं लोग, हैंडपम्प का पानी, और कहीं कुएं, तालाब, कहीं भी पानी पी लेते हैं, सही पानी नहीं पीते, इसकी वजह से वो कंटामिनेटेड होता है, तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है बॉडी में। ये है टीनिया सोलियम की पूरी लाइफ साइकिल। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब एब्डोमिनल पेन क्यों होगा? क्योंकि अभी बताया कि टीनिया सोलियम का जो हैबिटेट होता है वो जिज्नम में होता है, तो और खाना कोई भी अनहाइजेनिक फूड खाएंगे तो एब्डोमेन में जाएगा, मतलब अनहाइजेनिक फूड खाएंगे कोई भी, तो जिसकी वजह से भी एब्डोमेन पेन हो सकता है। नॉजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। हेडेक होगा क्योंकि जो टीनिया सोलियम है, जो इसका जो लार्वल स्टेज है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन में जाएगा, वहाँ पर सिस्ट फॉर्म करेगा, तो उसकी वजह से भी उसी की वजह से हेडेक होता है। लंप वही जो सिस्ट फॉर्म करता है। सीजर्स, झटके आना, ये सिस्ट की वजह से ही होता है। स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, जो ऑप्टिक डिस्क होते हैं उसमें स्वेलिंग हो सकती है। स्ट्रोक हो सकता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और ये स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, इसमें इमेजेस दिखाया गया है, इसमें शो हो रहा है ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस, कैसे हम डायग्नोस करते हैं। तो फर्स्टली लैब डायग्नोसिस देखेंगे। लैब डायग्नोसिस में स्टूल एग्जामिनेशन, और स्टूल एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं फेसेस का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि टीनिया सोलियम के 20 to 80% केसेज में टीनिया सोलियम के एक्स दिख जाते हैं। फॉर्मल आइदर सेडिमेंटेशन मेथड से करते हैं, या फिर जो स्टूल कंसंट्रेशन का सेडिमेंटेशन मेथड होता है वो यूज़फुल होता है। जो एक्स को होता है इसको डिटेक्ट करते हैं सेलोफ एंड स्वैब मेथड से, और 85 to 95% पेशेंट्स में। प्रोग्लॉटिड्स जो ही बताया था, प्रोग्लॉटिड्स बताया था ना, कहाँ कि अभी ऊपर में बताया था प्रोग्लॉटिड्स का, अभी कुछ ऊपर में बताया था, मॉर्फोलॉजी में उसके प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होता है प्रोग्लॉटिड्स से। हम फिर सेरोडायग्नोसिस करते हैं, जिसमें एलाइजा और THA करते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो होता है PCR और DNA प्रोब से होता है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। लैब डायग्नोसिस NCC फिर से देखते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में किसी भी अफेक्टेड पार्ट को कट करके रिमूव करते हैं, और फिर उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पे हिस्टोपैथोलॉजी देखते हैं उसका, जिसमें स्कॉलेक्स जो होता है सकर्स और हुकी के साथ शो होता है। सेरोलॉजी करते हैं, सेरोलॉजी में एलाइजा करते हैं, और ELITB करते हैं, जिसको एंजाइम लिंक इम्यूनोटेलेक्ट्रो ट्रांसफ़र ब्लड बोलते हैं। इमेजिंग मेथड में जिसको CT और MRI करते हैं, और इसमें CT और MRI में जो NCC है
के एनसीसी जो है जिसमें सिस्ट फॉर्म होता है, एनसीसी के सिस्ट ईजिली दिख जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट इसमें दिख जाते हैं और काफ़ी सारे सिस्ट दिखते हैं इसमें, इजीली डायग्नोस हो सकता है, डायग्नोस कर लेते हैं। ये रहे एनसीटी और एमआरआई की इमेजेस, इसमें इतना इजीली छोटे छोटे सिस्ट दिख रहे हैं। इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी दिख रहे हैं। ये रहा, ये रहा, इसमें ढेर सारे सिस्ट हैं, इसमें भी कई सारे सिस्ट हैं। हाँ, अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं। ये जो होता है ऑकुलर एनसीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ऑकुलर एनसीसी जो बताया था आँख के लिए करते हैं, आँख में जो सिस्ट होता है उसको। ये जो होता है वे जो सिस्ट होता है जो कि वेल डिलिनेटेड होता है, जो कि सब रेटिनल लोकेशन में होता है, तो उसके लिए करते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है पहले के इसको पैराजिक्विंटेल एंड निकोसोलामाइड देते हैं और इसमें एल्बेंडाजोल भी हम यूज़ करते हैं। इसमें सिंगल डोज ऑफ 2.2 ग्राम का या फिर 500 mg जो होता है उसका 4 टैबलेट देते हैं। 500 mg के 4 टैबलेट का निकोसोलामाइड का, एल्बेंडाजोल और पैराजिक्विंटेल यूज़ करते हैं। सर्जरी जो होता है कई सिलेक्टेड केसेस में, सिस्टिक सर्कोसिस के सिलेक्टेड केसेस में नेसेसरी होता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ सीएनएस सिस्ट जो या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ सीएनएस सिस्ट और प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन शंट। हाँ, ये जो प्रेशर जो होता है जब सिस्ट बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बड़ा, तो तब करते हैं। उसकी वजह से प्रेशर होता है, उसकी वजह से हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं सीएनएस सिस्ट का। और सर्जरी जो होता है सिस्टिक सर्कोसिस के केस में, ये जो है इनके सिलेक्टेड केसेस ऑफ सिस्टिक सर्कोसिस, जो सिस्टिक सर्कोसिस है कई सारे केसेस में। अब हम न्यूरो सिस्टिक सर्कोसिस से हट के अगर बात करें तो कई सारे केसेस में जो सिस्टिक सर्कोसिस है हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और इंटेस्टाइन में इतना ज़्यादा ये जो सिस्टिक सर्कोसिस हो जाता है और कि पूरा इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है, तो फिर उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। ये ब्रेन से न्यूरो सिस्टिक सर्कोसिस की नहीं, ये बस सिस्टिक सर्कोसिस की बात कर रहे हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सीजर्स, स्ट्रोक, विजन चेंज, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, डेथ। इसके प्रिवेंशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो पब्लिक को बताना पड़ेगा पैरासाइट के बारे में और उसके रूट ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हमें बताना पड़ेगा। हमें अवॉइड करना पड़ेगा अनपके भोजन को खाने के लिए और कच्चे भोजन को खाने के लिए। अवॉइड करना पड़ेगा पोटेंशियल फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन से। रूटीन हैंड वॉश करना पड़ेगा, रूटीन हैंड वॉश करना चाहिए और प्रॉपर हाइजीन देखना चाहिए। इम्प्रूव सैनिटरी मेजर्स को इम्प्रूव करना चाहिए फॉर ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए। स्क्रीनिंग कॉन्टैक्ट जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसको स्क्रीनिंग करवाएं और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाएं, और एक वैक्सीन डेवलप करना चाहिए जिससे एनसीसी का प्रिवेंट हो सके और फ्यूचर में भी यूज हो सके, क्योंकि अभी तक इसका वैक्सीन है नहीं। थैंक यू।